एक साहित्यकार के तौर पर अनिमेश, आपने हमारा परिचय गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की उस पक्ष और पहलू से करवाया जिससे हम बिल्कुल अनजान थे। हम समझ ही नहीं सकते थे कि एक साहित्यकार इतना वैभवशाली और इस तरह का हो सकता है कि जो चीज़ें आज हम देखते हैं, समझते हैं, वो आज से बरसों पहले उन्होंने आत्मसात कर ली थी और दुनिया के सामने रख दी थी। कैसे? जिस तरह से गीता जी ने भी कहा कि एक व्यक्ति या महापुरुष अगर हम कर ले भगवान की जगह, कोई भी महापुरुष हो, वो उसका सामाजिक पहलू जो है, उसके अलावा वो एक पिता भी है, एक पति भी है, एक बेटा भी है, एक भाई भी है। तो जब हम रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, किसी महापुरुष की बात करते हैं, भारत में क्या है, मुझे लगता है हर व्यक्ति को हमें बचपन से एक नंबर की तरह समझा दिया जाता है कि ये 2 नंबर का सवाल है, ये 4 नंबर का है। कबीर जो है वो विस्तृत उत्तरीय में आ जाएंगे, रहीम लघु उत्तरीय में होंगे, इस तरह से। उससे परे जब हम देखना शुरू करते हैं तो फिर बहुत सारी कहानियां मिलती हैं, बहुत सारी चीजें समझने को मिलती हैं कि इनका व्यक्तित्व कैसा था। और रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में तो ये कहा जा सकता है कि उनकी वजह से उनका परिवार नहीं बना, अपने परिवार की वजह से वो बने, और खासतौर से उनकी स्त्रियों की वजह से। चाहे उनकी भाभी हों ज्ञानंदानंदिनी देवी, चाहे उनकी दादी हों, चाहे उनकी बहन हो। जब हम बेस्ट सेलर की बात करते हैं, भारत में जो पहली महिला बेस्ट सेलर लेखिका जो कही जाती है, स्वर्ण कुमारी देवी, वो उनकी बहन थी और 18 साल की उम्र में उन्होंने नॉवेल लिखा था। और जो उसके काफी समय बाद रविन्द्रनाथ टैगोर बतौर लेखक स्थापित हुए, तो वो पहले ही बहुत लोकप्रिय हो चुकी थी। वो सारी चीजें पीछे छूट जाती हैं धीरे धीरे। आपके लिए, हमारे लिए कोर्स में पढ़ते समय रविन्द्रनाथ टैगोर एक सवाल बन जाते हैं कि उन्होंने राष्ट्रगान लिखा और उनको नोबेल पुरस्कार किस सन में मिला। उससे परे जब देखना शुरू किया तो बहुत सारी चीजें, उदाहरण के लिए साड़ी का काफी लोग जानते हैं कि जो साड़ी पहनने का तरीका है हमारा आजकल का, वो उनकी भाभी ने विकसित किया, उसमें काफी योगदान दिया। खाने पर रविन्द्रनाथ टैगोर का खुद का अपना, वो दुनिया भर में घूमे, जहां जहां जाते थे वहां से मेन्यू कलेक्ट करते थे, रेसिपी कलेक्ट करते थे, घर पे भिजवाते थे अपने कि और वो ठाकुरबाड़ी में एक पूरा सिस्टम बनाया गया था कि जिससे वो रेसिपी डेवलप हो, उनको रिकॉर्ड किया जाए। वो अभी भी किताबें हैं उस समय की जिसमें वो सारी रेसिपी है। तो बहुत सारे पहलुओं पर काम किया, साइंस पर बहुत सारा काम किया उन्होंने। मैं ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे तो शांति निकेतन सिर्फ साहित्य का स्कूल नहीं था, वहां पर सिर्फ साहित्य की पढ़ाई नहीं होती थी, साइंस पर, खेती पर, एग्रीकल्चर पर, बहुत सारे विषयों पर पढ़ाई हुई है। तो उन सारी चीजों को एक समय पर पढ़ना शुरू किया तो समझ में आया कि ये सारी चीजें आनी चाहिए बाहर। तो इस तरह से ढूंढते जाइए आप, तो आपको मिलता जाएगा। बहुत सारी कहानियां, आपको विदेश जाने की, पश्चिम की तरफ देखनी है, कहीं और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके अपने पास इतना कुछ है कि आप उसी को ढूंढते जाएंगे तो आपको बहुत कुछ नया मिलता जाएगा। लेकिन अनिमेश, आप प्लीज ये बताइए, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के घर की जो महिलाएं थीं, वो विज्ञान को कितना मानती थी, विज्ञान का उन पर कितना प्रभाव था, और उनके किरदारों में, और उन्होंने जो चीजें उस समय शुरू की, जो आज आपने लिखा म्योनी, हम क्या कहते हैं, क्या खाते हो, मोमो खाते हो बच्चों, आप खाते हो? उसके साथ वाइट वाइट क्या होता है, वो क्या है? पहले मैं एक चीज इसमें जोड़ना चाहूंगा जो गीता जी बोल रही थी, और सबके लिए, कि हमारे जो भी पुराण है, हमारी जो भी कहानियां हैं, उसमें अगर आप विज्ञान और स्टोरी टेलिंग देखेंगे, बहुत कमाल की है, उतना कहीं नहीं दिखती। जैसे रामायण का एक उदाहरण है, सबको मतलब वो शुरू से मान के चलते हैं आप भगवान का अवतार है, सब कुछ है, लेकिन जो कहानी स्टोरी टेलिंग होती है, जो आपको एंटी क्लाइमेक्स चाह होता है, जहां हीरो विलेन को हराने से पहले ऐसा लगता है कि हार जाएगा, लक्ष्मण को शक्ति लगती है, वो बेहोश है, राम दुखी है, कोई चमत्कार नहीं होता, दवाई आती है, डॉक्टर आता है, तब ठीक होते हैं। तो स्टोरी टेलिंग के लिहाज से बहुत कमाल की चीज है। और वो भी नहीं है कि आपने चमत्कार दिखा दिया और हो गया। तो कोई भी पुराण, कोई भी मिथक अगर आप इस नजर से देखना शुरू करेंगे तो आपको सब में कुछ ना कुछ मिलेगा। और विज्ञान की बात करते हैं तो पहली जो टेक्स्ट बुक साइंस की हिंदी बांग्ला में लिखने की जो कोशिश कर रहे थे, रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। उसके अलावा साइंस के बहुत सारे अनुवाद किए हैं स्वर्ण कुमारी देवी ने, और एक बहुत प्रचलित शब्द है ज्वालामुखी,
तो संस्कृत का एक शब्द था अग्निगिरी। अब अग्निगिरी जब आप बोलते हैं आपके दिमाग में एक इमेज नहीं बनती है, लेकिन जैसे ही आप ज्वालामुखी बोलेंगे तो आपके दिमाग में पहाड़ की इमेज बन जाती है कि जिसके ऊपर से लावा निकल रहा है, आग निकल रही है, धुआं निकल रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें उन्होंने बदली हैं, क्योंकि विज्ञान विदेश में जैसे कुछ ढूंढा गया, हमारी भाषा के लिए हमको नए शब्द चाहिए होते हैं, वरना फिर वही होगा कि उसके लिए कोई हिंदी शब्द नहीं है, या फिर जैसा कॉमेडी हो जाती है कि क्रिकेट के लिए आपने एक लंबा सा कुछ बना दिया और फिर आप उसको चुटकुले की तरह सुनाते हैं, तो उससे वो किया। मेयोनीज तो रविन्द्रनाथ टैगोर और उनके पूरे परिवार में कई सारे लोगों ने खाने पर काम किया। मेयोनीज, दालमोट, क्रैब, केक्स, बिस्किट्स, इन सारी चीजों को विदेश पूरा जाते रहते थे, अलग अलग समय पर अलग अलग सदस्य विदेश गए, वहां से वो मेन्यू और रेसिपी कलेक्ट करते थे, भेजते थे, वहां पे डेवलप करते थे। तो एक प्रज्ञा सुंदरी देवी उनका नाम है। तो प्रज्ञा ने बहुत सारे जो कुकबुक है, भारत की पहली कुकबुक जिसको बोल सकते हैं, प्रॉपर 3 खंडों में लिखी। एक में वेज है, एक में नॉन वेज है, एक में स्नैक्स और वो सारी चीजें। तो 3 खंडों में उन्होंने पूरा उसको डिवाइड किया और बहुत सोच समझ के लिखी गई किताब है कि रात में क्या नहीं खाना चाहिए, किस चीज के साथ क्या नहीं खाना चाहिए। ऐसे 1903 का जो उनका मेन्यू है उसमें मेयोनीज का जिक्र है। मतलब हमने मेयोनीज बहुत 2 दशक पहले लोकप्रिय होते देखी, जब मोमोज ही लोकप्रिय, तब हमको पता चला मेयोनीज नाम की कोई चीज है, लेकिन उनके परिवार मेयोनीज तब से चल रही थी। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। और एक बहुत मजेदार वो है, कहते हैं ना हर जीनियस के अंदर थोड़ी सी सनक होती है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के मामले में वो सनक जो थी वो खाना था। अच्छा। हाँ, उनको किसी ने बोल दिया कि लहसुन खाना चाहिए, उससे जो है हार्ट ठीक रहता है। सुबह दोपहर शाम लहसुन के पकौड़े, लहसुन की कचौड़ी, लहसुन की चटनी। एक समय पर बोल दिया कि कच्चा खाने से बहुत अच्छा होता है, तो कद्दू तक भी उन्होंने कच्चा खाया। इन्होंने जो किताब लिखी है सूफी वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस और उनकी दोस्ती का जिक्र आता है। तो एक बार वो गिलास में कुछ पी रहे थे, जगदीश चंद्र बोस आए और उन्होंने कहा, उन्होंने वो पीते रहे, जगदीश चंद्र बोस को पूछा तक नहीं। बोस साहब को बड़ा बुरा लग गया, बाद में पता चला वो गिलास भर के नीम का जूस पी रहे थे। तो इस तरह का बहुत कुछ आप अगर ढूंढने जाएंगे तो आपको मैं पहले ही बोला कि आप अपने आसपास ही अगर ढूंढेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। वो जो निराभास डी का शेर है, घर से निकलोगे तो दुनिया खूबसूरत है, वो तो अपने आसपास मोबाइल से बाहर निकलेंगे तो दुनिया में बहुत कुछ ढूंढने के लिए मिलेगा। क्या ठाकुर बाड़ी का कोई ऐसा किरदार है जिसे आप अनंत देखते हैं और वो भी उस चिड़िया की तरह विहंगम दृश्य निहारना चाहती थी? उसके सपने, उसकी आकांक्षाएं आपको नजर आई? 2 किरदार हैं असल में। एक किरदार बहुत लोकप्रिय है लोगों के बीच में, वो है कादम्बरी का किरदार, रविन्द्रनाथ टैगोर ठाकुर की जो भाभी थी। और क्योंकि लोगों का मानना है, ऐसा बहुत सारे लोगों का, कि उन दोनों के बीच में प्रेम था और उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर की शादी के कुछ समय बाद ही आत्महत्या कर ली थी। तो एक वो किरदार है जिसको लेकर बहुत सारी बातें होती हैं। हालांकि मुझे जो किरदार जो सबसे अच्छा लगा वो है ज्ञानदानंदिनी देवी का। और ज्ञानदानंदिनी देवी कहते ना कि कुछ लोग इतनी सारी मतलब मुझे वो उनके पूरा जितना भी पढ़ते हुए और समझते हुए लगा कि एक व्यक्ति इतने सारे बदलाव हमारे आपके रोज के जीवन में कैसे कर सकता है। हम जो साड़ी पहनने का जो तरीका है, ब्लाउज, पेटीकोट, ब्रोच, पिन, जैकेट, ये सारे अंग्रेजी के शब्द हैं, इनका कोई हिंदी शब्द नहीं है लोकप्रिय, क्योंकि ये सारे लेकर और भारतीय साड़ी को लेकर एक साड़ी पहनने का जो तरीका विकसित किया वो उन्होंने किया। इसके बाद बर्थडे सेलिब्रेशन उन्होंने देखा, लंदन अकेले जहाज पकड़ के चली गई उस जमाने में 2 बच्चों को लेकर, पति को बंबई छोड़कर, और वहां पे देखा उन्होंने वापस आके केक काट के हैप्पी बर्थडे गा के बर्थडे मनाना शुरू किया। रविन्द्रनाथ टैगोर को उन्होंने बहुत पुश किया, बहुत प्रेशर बनाया कि वो बाल साहित्य लिखें, कि बच्चे जब पढ़ेंगे तो, और ये जो सोच दिखाता है, उन्होंने खुद भी कुछ एक कहानियां लिखी, किताबें लिखी जो बहुत लोकप्रिय हैं। 1980 में उन्होंने लिखा कि 1880 में उन्होंने लिखा कि एक संगठन होना चाहिए जो राजनीतिक तरीके से भारतीयों की बात अंग्रेजों से कह सके। वो लेख छपा, उसके 5 साल बाद भारतीय जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी स्थापना हुई। तो वो इतना दूरदर्शी व्यक्तित्व जो हम एक उसमें फुटनोट में समेट देते हैं कि ये रविन्द्रनाथ टैगोर की भाभी थी, वो
काफी कुछ उन्होंने किया, काफी कुछ। तो एक व्यक्ति, अगर आप ये सारी चीज देखें, साड़ी पहनने का तरीका, आपका बाल साहित्य का पुश, कांग्रेस का जो शुरू हुआ, गठन हुआ, अगर आप इन सारी चीजों को मिलाएंगे तो उनका हमारे जीवन पर, मेरे आपके सबके जीवन पर बहुत ज्यादा असर है, हमारे रोजमर्रा के जीवन पर बहुत असर है। तो मुझे वो बहुत फैसिनेटिंग कैरेक्टर लगता है।